नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर पर सबसे बड़े हमले के संकेत दे दिए। आज पहला संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान से बदले की बात कही। मोदी ने यह भी कहा कि मैं जो कहता हूं वो करके ही रहता हूं। आने वाले दिनों में मुनीर के साथ क्या होने वाला है, इसका दूसरा संकेत भी आज ही मिल गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज ट्रंप के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। भारत ने आज इस पर भी पाकिस्तान के चोर वाले चरित्र की पोल खोल दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अवैध और गोपनीय तरीके से परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान दशकों पुराना इतिहास रहा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दशकों से परमाणु हथियारों की तस्करी, एक्सपोर्ट कंट्रोल का उल्लंघन करता आया है। भारत ने आज पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक एक्यू खान का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे एक्यू खान नेटवर्क के दम पर पाकिस्तान परमाणु हथियारों की तस्करी करता आया है। भारत ने आज पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खतरनाक इरादों से आगाह किया। अब भारत के इस बयान के बाद आसिम मुनीर की चोरी पकड़ी गई है और पूरी दुनिया कह रही है कि मुनीर चोर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा हुआ है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर मोदी के बयान से लग रहा है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि बहुत जल्द लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जलकर खाक होने वाले हैं। हिंदुस्तान आखिर ऐसा क्या करने वाला है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं जो कहता हूं वो करके ही रहता हूं, ये कहकर नरेंद्र मोदी ने क्या हिंट दिया है? क्या मोदी ने इशारों इशारों में मुनीर के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है? बदला 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 बदला। इस्लामाबाद लॉक हो चुका है, लाहौर लॉक हो चुका है, मुनीर के मुल्क में पैनिक मच गया है। दोबारा हमला किया, इस्लामाबाद में हमला करें, कहां से घुस सकते हैं और किधर किधर पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने ये करना शुरू कर दिया तो ऐसी जंग में लड़ना नामुमकिन हो जाता है। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपने झंडे लगाने का ऐलान कर दिया गया है। हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में खबर फैल गई है कि हिंदुस्तान लाहौर को जलाकर खाक कर देगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को धुआं धुआं कर देगा, कुछ तो बहुत बड़ा करेगा। और वो क्या होगा, इसका एक संकेत इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने अपने इस पोस्ट में दे दिया है। तैयारी अभी जारी है, अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी। दूसरा संकेत इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर दे दिया है, साइलेंट इज प्लानिंग, डिसाइसिव इन एक्शन। और तीसरा संकेत इंडियन नेवी ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके दे दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची को कैसे जलाकर खाक किया जाएगा, इसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अफगानिस्तान की साइड से तालिबानी मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के फाइटर्स मार रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट एक्टिवेट हो चुके हैं। केपीके पूरी तरह से वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। गोलियों की आवाजें सुनिए, मुनीर की फौज जान बचाकर भाग रही है, डुबकी हुई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुनीर की फौज के पोस्ट में घुसकर जिना की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसा रहे हैं। और पाकिस्तानियों को अभी से सपने आ रहे हैं कि बहुत जल्द टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में तांडव मचाने वाले हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यानी हिंदुस्तान ने तो मुनीर की रातों की नींद हराम कर ही रखी है। अब टीटीपी के फाइटर्स भी हाथ धोकर मुनीर और उसकी फौज के पीछे पड़ गए हैं। टीटीपी के लड़ाके आए दिन ना सिर्फ पाकिस्तानी फोर्स पर हमले कर रहे हैं, बल्कि उसके वीडियो सबूत देकर बाकायदा चेतावनी दे रहे हैं कि वो बहुत जल्द इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, पाकिस्तान को राख में तब्दील करने वाले हैं। रही सही कसर अफगान तालिबान भी पूरा करने जा रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि जिस वक्त तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता पर तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई, ठीक उसी वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर दूरन लाइन के करीब मुनीर की फौज ने अफगानिस्तान के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, उस वक्त की तस्वीरें देखिए। चारों ओर पैनिक का माहौल था, चीख पुकार थी। अफगान तालिबान इसका बदला लेकर रहेगा। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान का शहर शहर जलेगा। मुनीर के फौजियों के परखच्चे इसी तरह उड़ेंगे। यानी पाकिस्तान ये मानकर बैठा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर उसका नक्शा बिगाड़ने वाले हैं। दो फ्रंट से हमले भी शुरू हो चुके हैं। भारत वाला तीसरा फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। तैयारी फुल फोर्स में चल रही है और तीन फ्रंट से अटैक वाले इसी डर की वजह से पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा तुर्की पहुंच गया और अफगानिस्तान से बीच बचाव की बात करने लगा। लेकिन यहां भी उसने तुर्की और कतर के जरिए अफगानिस्तान के सामने दो डिमांड रख दी। पहली ये कि अफगान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी फोर्स पर टीटीपी के हमले के लिए ना हो, और दूसरी डिमांड ये कि अफगान तालिबान हिंदुस्तान का साथ छोड़कर पाकिस्तान के खेमे में आ जाए। लेकिन अब तो अफगानी मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे क्या क्या होने वाला है सब कैमरे पर बता रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है अफगानिस्तान से, ये बात पाकिस्तान के फाइनली हलक से बाहर निकल आ गई। पिछले कई बार डेलीगेशन इनकी आई तो उनके हलक में यह बात फंसी हुई थी। अब पाकिस्तान के आईएसआई के जो चीफ आए हुए हैं वो कहते हैं कि भाई मसला सारा खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने सिर्फ इंडिया से रिलेशन खत्म कर दे। आप सोचिए एक देश कितना बेवकूफ हो सकता है जिसके पॉलिटिशियन, जिसके लीडर्स, जिसको चलाने वाले इतने बड़े गधे हो। तुमने क्या किया? तुमने गोलियां बेची, तुमने हमें बंदूक पकड़ाए, तुमने हमें जानवर बनाया, तुमने हमें जिहाद के नाम पे सालों साल तक दुनिया से लड़ाया, तुमने हमें यह दिया है। अब वो जमाना गया बेटा। कठोरे के बच्चे बेगैरत पाकिस्तानी पंजाबी, वो जमाना गया। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तुम्हारी ये पुस्कियां नहीं चलेगी, तुम खत्म होगे और इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ दोस्ती करते रहेंगे। इस बीच शुक्रवार को ही पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड कर दिया है और बहुत जल्द इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। यह खबर सीधे सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक वार्निंग साइन है, और वो साइन ये है कि भारत बहुत जल्द अपना फ्रंट भी खोल सकता है। अफगान तालिबान और टीटीपी वाले दो फ्रंट से घिरे पाकिस्तान पर तीसरे फ्रंट से हमला कर सकता है। और इस हमले का अंदेशा सिर्फ मुनीर को नहीं है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम का मौलाना फजलुर रहमान भी यही कह रहा है कि इस बार हिंदुस्तान छोड़ने वाला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ मिलकर मारने वाला है। इसलिए मौलाना रहमान मुनीर को सलाह दे रहा है कि अफगानिस्तान से दोस्ती कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। हम वैसे भी कुछ अच्छे हालात में नहीं हैं। हमारे बहुत से सवालात हैं
और उन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इंडिया के साथ हमारी जंग, मशरक़ी सरहद पर हमारी जंग, मगरबी सरहद पर हमारी जंग। अब ये बात कहना कि अफ़गानिस्तान में वो मुसल्लह गिरोह कि जो पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करते हैं उनके मराकज़ हैं, तो हम अंदर जाकर स्ट्राइक करेंगे। अब जो सूरत हाल आपको अफ़गानिस्तान के साथ होती हुई नज़र आ रही है, क्या यही बात, यही इल्ज़ाम आपने ईरान पे नहीं लगाया था कि बलूचिस्तान के मुसल्लह गिरोह जो है उनके मराकज़ ईरान में हैं? क्या इसी बुनियाद पर आपने ईरान में स्ट्राइक नहीं किया था? क्या उसके जवाब में उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया पाकिस्तान के इलाके में? हमें एक प्रो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाहिए। इनके साथ तो निमट लो। फिर देखिए, ताज़ा इंडिया ने हमारे 2 मराकज़ पर हमला किया, एक बहावलपुर में और एक मुरीदके में। अगर हम कहते हैं कि जी वहाँ पर मराकज़ हैं इसलिए हम वहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या आप इंडिया के इल्ज़ाम को जायज़ तो नहीं करार दे रहे हैं? तो अगर अफ़गानिस्तान में इसी दलील के साथ आप वहाँ पर कार्रवाई का हक़ अपने पास रखते हैं, तो यही चीज़ जो है फिर तो इंडिया के लिए भी आप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आवाज़ दे रहे हैं उस पर वो पाकिस्तान में कर सकेगी। तो हम तो जैसे खुद जंगों को दावत दे रहे हैं। शौक है हमें कि उससे भी लड़ना है, उधर भी लड़ना है, उधर भी लड़ना है। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने एक तरह से यह कबूल कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने बहावलपुर और मुरीदके में जो एयर स्ट्राइक्स की थी वो आतंकवादियों के अड्डे पर ही की थी और ये स्ट्राइक्स दोबारा होंगी। नरेंद्र मोदी ने आज इसी का हिंट दिया है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? बिहार के चुनावी सीजन में मोदी ने पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यूं ही नहीं किया। इसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि पाकिस्तान में लश्कर और जैश के आतंकी फिर से दिखने लगे हैं। तस्वीरें बहावलपुर से आई हैं, जहां लश्कर का आतंकी कैमरे में हाफिज सईद की तारीफ में एक कसीदे पढ़ रहा है। बाकायदा कह रहा है कि कैसे हाफिज सईद इस वक्त भी लश्कर की टीम को जिहाद का ऑर्डर दे रहा है। और खास तौर पर आज हम बहावलपुर में हैं, तो बहावलपुर की टीम ने अल्लाह के फजल करम से एक मिसाली काम किया। और मैं ये समझता हूं कि इस सारे काम का सेहरा उस शख्सियत के सर है कि जिन्होंने अपने इन बेटों की तरबियत की, इस काम पर लगाया और फिर इस पूरे काम पर मुसलसल निगरानी भी करते रहे, पूछते भी रहे फला इलाके के अंदर क्या काम हो रहा है, फला शराबशुदा इलाका कितना मुतासिर है। मेरी मुराद अमीर मोहतरम प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह ताला अपनी असीरी के बावजूद पाकिस्तान के लोगों का मसीहा बन के अल्लाह के फजल करम से उन्होंने इस टीम को खड़ा किया, इस जमात को हुक्म दिया। लश्कर के अलावा कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान के जमाते इस्लामी के फॉर्मर हेड का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये हिंदुस्तान पर हमले की धमकी देता हुआ दिखाई दिया। ये वही जमाते इस्लामी है जिसने अक्टूबर के महीने में पीओके में आईएसआई के साथ मिलकर भारत पर आतंकी हमलों की नई प्लानिंग की है। और अब भारत अफगानिस्तान वाले फ्रंट से पाकिस्तान पर अटैक का सोच कर ही इसके पसीने छूट रहे हैं।
मैं ख्वाजा आसिफ से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना पहलवान हैं और फतह ही करना चाहते हैं, फिर कश्मीर को आजाद करो। कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और जो भी इन दोनों ममालिक को लड़ाने की कोशिश करता है, वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में, ये दोनों ममालिक के दुश्मन है। लश्कर के जिहादी हों, जैश के जिहादी हों, जमाते इस्लामी के आतंकी हों या फिर आसिम मुनीर हो, इन सबके फुल एंड फाइनल हिसाब का टाइम करीब आ गया है। इंडियन आर्मी ने मैसेज दे दिया है, तैयारी जारी है, और अब की बार तैयारी पहले से कहीं ज्यादा भारी है, और यह पोस्ट देखकर ही पाकिस्तान में सबकी हालत खराब हो गई है। युद्ध अब 5 मुल्कों में फैल गया है। इजराइल, लेबनान, वेनेजुएला में युद्ध शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच बहुत विकराल युद्ध चल रहा है। पुतिन की सेना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के 15,000 सैनिकों को पकड़ लिया है। पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर खंडर करते जा रहे हैं। रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है उसे रौंदते हुए रूसी सेना आगे बढ़ रही है। युद्ध रोकना अब ट्रंप के बूते की बात नहीं रही। बम फटा और परमाणु बम जैसा शोला उठा। यूक्रेन में परमाणु बम जैसे शोले उठ रहे हैं। पुतिन की रॉकेट आर्मी यूक्रेन में तबाही मचा रही है। युद्ध में यूक्रेन की बस्तियां जलाई जा रही हैं। लेबनान में बारूद बरस रहा है। हिजबुल्लाह के अड्डों के परखच्चे उड़ रहे हैं। कैरेबियन सागर में युद्ध भड़कने लगा है। तीन मोर्चों पर मिसाइल, गोला, बम, बारूद बरस रहा है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण रक्तपात वाली आमने सामने की लड़ाई चल रही है। अब 2 नए मोर्चों, इजराइल, हिजबुल्लाह और अमेरिका वेनेजुएला के बीच भी बारूदी बवंडर शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट की शांति को एक बार फिर मिसाइलों के शोर ने नष्ट कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने फिर से मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ 3 सेकंड में इजरायल की मिसाइल ने लेबनान में तबाही मचा दी। भयंकर गर्जना करते हुए जैसे ही मिसाइल एक बिल्डिंग में गिरी तो ऐसे शोले उठे जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। साउथ लेबनान में इजरायल ने 3 एयर स्ट्राइक की हैं। 3 शहरों को निशाना बनाया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के 3 अड्डों को नस्तो नाबूद करने के लिए 3 एयर स्ट्राइक साउथ लेबनान में की है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इजरायल ने पहला हमला साउथ लेबनान के टायर शहर में किया, दूसरा हमला टायर दिब्बा और तीसरा हमला ऐता अल जबल में किया। यह साउथ लेबनान के टायर सिटी का इलाका है जहां अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में इजरायल ने मिसाइल मारी। मिसाइल एक रिहायशी इलाके में गिरी, जिसके बाद इतना बड़ा धमाका हुआ कि इमारत के परखच्चे उड़ गए। आसमान में काला धुआं छा गया जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। हमास से सीज फायर के बाद लेबनान इजरायल बॉर्डर पर करीब साल भर से शांति थी। हमास का मामला रफा दफा होते ही यहां फिर आग बरसने लगी है। इजरायल का दावा है कि शांति काल में शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने फिर यहां अपने अड्डे बना लिए थे, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा है।
इजरायल ने उन्हें ही टारगेट किया। हिजबुल्लाह लड़ाके अब पलटवार की तैयारी में हैं। उनकी रॉकेट ब्रिगेड ने इजरायल के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा की तरह साउथ लेबनान को भी इजरायल खंडहर बना सकता है। साउथ लेबनान से प्रोक्रोवस की दूरी 2627 किलोमीटर है, जहां 2025 का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेन के 10,000 जवान प्रोक्रोवस्क शहर के अंदर हैं। रूसी जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। 3 दिन से प्रोक्रोवस्क की गलियों में स्ट्रीट फाइट चल रही है। रूसी जवान अब टैंकों को लेकर प्रोक्रोवस्क में घुसने लगे हैं। ज़ेलेंस्की अपने जवानों को जहां आर्म्स और रसद की सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहे, वहीं रूसी ड्रोन ऑपरेटर क्लोज फाइट में यूक्रेनी जवानों की गाड़ियों को धुआं करते हुए शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी उसी तबाही की हैं जहां रूसी फौज ने शहर की इमारतों को आग लगा दी। प्रोक्रोवस्क में जहां भी यूक्रेन की सेना के छुपे होने, उनके हथियारों और ड्रोन ऑपरेटर के होने की आशंका है, रूसी उन इमारतों को जलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब वेस्टर्न मीडिया ने भी मान लिया है कि प्रोक्रोवस्क को रूसी हाथों में जाने से बचाना असंभव है। बीते 2 साल की लड़ाई में पुतिन सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोक्रोवस्क सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पूर्वी यूक्रेन में बिजनेस और ट्रांसपोर्ट का हब है। ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के लिए प्रोक्रोवस्क हारने का मतलब पूरा डोनबास पुतिन के हाथों हार जाना है। मैं रूस की मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट 1486 का कमांडर हूं। हमारा कॉल साइन कैचर है। हम पोक्रोवस्क के पूर्वी हिस्से को आजाद कराने में लगे हैं। दुश्मन हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। उनके 2 ग्रुप में शामिल 8 जवानों को हमने खत्म कर दिया है। अब यहाँ 50 से कम बिल्डिंग बची हैं जिन्हें खाली कराना है। हम दुश्मन को यहाँ एक-एक करके खत्म कर रहे हैं। प्रोक्रोवस्क करीब गंवा चुके ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज डोनेट्स्क के आखिरी 2 शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को बचाने का है। अभी इन दोनों शहरों पर यूक्रेन का कब्जा है। प्रोक्रोवस्क के साथ अगर पुतिन क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को जीत लेते हैं तो डोनबास के पूरे इलाके में रूस का कब्जा हो जाएगा। प्रोक्रोवस्क से क्रामाटोर्स्क की दूरी 240 किलोमीटर और स्लोवियांस्क की दूरी करीब 265 किलोमीटर है। क्रामाटोर्स्क की आबादी करीब 2 लाख है। प्रोक्रोवस्क में रूसी सेना के घुसने के बाद यहां से लोग दूसरे इलाकों में जाने लगे हैं, जबकि स्लोवियांस्क की आबादी करीब 40 से 50 हजार के बीच है। अगर पुतिन की सेना इसी तरह युद्ध लड़ती रहती है और ज़ेलेंस्की कोई नई रणनीति नहीं बनाते तो नवंबर के आखिर तक ये दोनों शहर भी उनके हाथों से जा सकते हैं। पुतिन को प्रोक्रोवस्क से आगे बढ़ने से रोकने के लिए नाटो देशों ने यूक्रेनी ड्रोन में मॉडिफिकेशन किए हैं। अब यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन में नाटो देशों ने थर्मल इमेजिंग कैमरे को फिट कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर रात के अंधेरे में 1-1, 2-2 की संख्या में आगे बढ़ते रूसी फौजियों को ट्रैक कर लेते हैं और फिर वहीं बारूदी हमला कर तबाही मचा देते हैं। रूस की पैदल सेना नए इलाके पर कब्जे के लिए आमतौर पर रात के अंधेरे में आगे बढ़ती है। यह देखिए, रात के घुप अंधेरे में एक रूसी जवान जंगल में पेड़ के पास मोर्चा लेकर बैठा है। तभी थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन अटैक करता है। ज़ेलेंस्की और नाटो की दूसरी रणनीति यूक्रेन के उन हिस्सों में बड़े हमले करने की है जहां कब्जे के बाद रूस ने हथियारों के डिपो बनाए हैं। ये तस्वीरें डोनेट्स्क के रूसी कब्जे वाले इलाके की हैं, जहां यूक्रेन ने रात में बड़ा हमला बोला। यहां गेरॉन 2 की फैक्ट्री थी। गेरॉन 2 ईरान में बना शाहिद कामिकाज़े ड्रोन है। यह फैक्ट्री डोनेट्स्क में एक एयरपोर्ट के पास रूस ने विकसित की थी, जो लड़ाई में रूसी सेना को हथियार सप्लाई करने का प्रमुख केंद्र था। रूसी फैक्ट्री पर यूक्रेन ने कामिकाज़े ड्रोन और रॉकेट फोर्स की मदद से हमला बोला। पुतिन के लिए पूरे डोनबास में कब्जा करने की लड़ाई में यह हमला बड़ा झटका साबित हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने अपनी फौजों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें मदद और सुविधाएं बढ़ाने का फैसला भी किया है।
ब्रिगेड द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे ऐसे थे जो दुर्भाग्यवश पूरी तरह प्रभावी नहीं थे। बटालियन कमांडरों से हथियारों की आपूर्ति और सहायता कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिली है। हम अग्रिम मोर्चे पर तैनात उन ब्रिगेड और कोर के लिए धन बढ़ाएंगे जो भीषण लड़ाई में शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों को सेना के आवश्यक उपकरण, हार्डवेयर और पुर्जे खरीदने की क्षमता का विस्तार करना होगा। हमने अपनी सेना में सेवा के नए अनुबंध आधारित ढांचे पर भी विस्तार से चर्चा की है। इन सब पर काम चल रहा है और हमारे योद्धाओं के लिए स्पष्ट विवरण होने चाहिए। ज़ेलेंस्की के सामने एक और चैलेंज उनके फौजियों का युद्ध के मोर्चे पर लगातार सरेंडर करना है। ये 4 जवान यूक्रेन की 23वीं ब्रिगेड के हैं। इन्हें रूस की वोस्टोक बटालियन ने बंदी बनाया है। इन्हें पोक्रोवस्क इलाके में भीषण युद्ध के बाद बंदी बनाया गया। कई दिन से हथियार और गोला बारूद नहीं मिल पाने के बाद यूक्रेन के ये चारों फौजी एक इमारत के अंडरग्राउंड बंकर में छुप गए थे। जब इन्हें लगा कि भूख से मर जाएंगे तब ये बाहर निकले और सरेंडर कर दिया। अब रूसी फौज के कब्जे में इन्हें युद्ध खत्म होने के बाद जिंदा घर लौटने की उम्मीद है। ये एक और यूक्रेनी फौजी यूरी डोवगानियुक हैं। 7 दिन से इन्हें खाना और पानी नहीं मिला। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में लड़ रहे ज्यादातर जवानों को रसद और हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है क्योंकि रूसी फौजों ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी है। यूरी डोवगानियुक को जब लगा कि वो बिना दवाओं के बंकर में ही मर जाएंगे तो सरेंडर चिल्लाते हुए बाहर निकले और खुद चलकर रूसी कमांडर के पास पहुंचे। इन्होंने बताया कि पोक्रोवस्क में फंसे यूक्रेनी जवानों के पास अब एक ही विकल्प बचा है, चुपचाप जमीन में लेटे रहो, भूख और बीमारी से मर जाओ या फिर सरेंडर कर अपनी जान बचा लो। 7 दिन से मुझे पानी तक नहीं मिला, वहाँ कुछ भी नहीं था। हम बेसमेंट में छुपे हुए थे। हमें वहाँ आपके लोग मिले। हम उल्टी दिशा में गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सरेंडर करने जा रहे हो? वो मुझे दूर ले गए और कहा, अब सरेंडर कर सकते हो। रूस यूक्रेन जंग में अब 80% लड़ाई ड्रोन से लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से छोटे कामिकाजे ड्रोन 20 से 30 किलोमीटर की लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूसी ऑप्टिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले ड्रोन नाटो से मिले यूक्रेनी हथियारों और टैंकों को वहीं धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी के ताकतवर लेपर्ड टैंक भी रूसी युद्ध नीति में फंसकर कबाड़ हो रहे हैं। रूस इन्हें कामिकाजे ड्रोन से वहीं नष्ट कर दे रहा है जहां जंगलों में यूक्रेनी ब्रिगेड ने इन्हें छुपा कर रखा है। दरअसल यूक्रेनी फौज को इनका गोला बारूद ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रूसी फौजें रास्ते में ही सप्लाई देने वाले वाहनों को भस्म कर दे रही हैं। जर्मन लेपर्ड टैंकों की कीमत करीब 30 से 40 मिलियन के बीच है। नाटो देशों ने सैंक्शन लगाने के बाद मान लिया था पुतिन अब उनकी शर्तों पर समझौता कर लेंगे। पुतिन ने इसका तोड़ ये निकाल लिया कि अब महंगी किंजल और इस्कंदर जैसी मिसाइलों की बजाय वो लामूर जैसी सस्ती मिसाइल से नाटो के सामान बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेनी बस्तियों को खंडहर बनाने वाली लामूर मिसाइल 15 किलोमीटर तक विध्वंसक हमला करती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। ये खुद टारगेट को खोजती हैं और फिर कामिकाजे ड्रोन की तरह उस पर फट जाती हैं। लामूर मिसाइलों में 25 किलो का उच्च विस्फोटक लगा है। यूक्रेन में लंबी दूरी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पुतिन किंजल और इस्कंदर जैसी घातक क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। 24 घंटे में कीव और उसके पास कई बड़े मिसाइल हमले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर पर किए हैं। इसका दोहरा दबाव ज़ेलेंस्की पर पड़ रहा है। वो राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाके को बचाएं या खार्किव और डोनेट्स्क की लड़ाई में ताकत झोंके। किंजल मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। 2,000 किलोमीटर दूर कोई भी टारगेट इनके प्रहार से बच नहीं सकता। इनमें लगा 480 किलो का विस्फोटक इन्हें बहुत घातक बनाता है। रही सही कसर रूस का फैब 500 बम पूरी कर दे रहा है। अक्टूबर से पुतिन की आर्मी एरियल गाइडेड बम से भयंकर तबाही मचा रही है। जनवरी के 10 महीनों में रूस ने 40,000 से ज्यादा कैब 500 यूक्रेन पर गिराए हैं। केवल अक्टूबर में 5,328 बम बरसाए हैं।
नाटो देश जैसे जैसे यूक्रेन में हथियारों की खेप बढ़ा रहे हैं, पुतिन उतना ही तगड़ा पलटवार जेलेंस्की पर कर रहे हैं। पुतिन हर हाल में नाटो को यूक्रेन से दूर रखना चाहते हैं। रूस को नाटो अपने लिए खतरा मान रहा है। रोमानियो में नाटो महासचिव मार्क रूटे ने फिर नाटो देशों को रूस के खिलाफ भड़काया।